हर सुबह सूरज से पहले उठने वाली उस बच्ची की आंखों में एक सपना था, माँ को फिर से हंसते हुए देखना। उसके छोटे हाथों में फूल थे, लेकिन दिल में एक ऐसी ताकत जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही थी। वो बस अपना काम कर रही थी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। लोगों ने देखा, पर समझा नहीं। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी खामोशी ने शहर को झकझोर दिया। अब सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, सवाल ये है कि क्यों हुआ, और जो हुआ उसके बाद क्या हुआ। ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की परतें खोलती है जो समाज छिपा लेना चाहता है। और जब आप जानेंगे कि आखिर में क्या सामने आया, शायद आप भी खामोश रह जाए। अनंतनगर की धूल भरी गलियों में सुबह के 5 बजे का समय था। दिल्ली के इस कोने में दुनिया अभी सोता हुआ था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची, अंजाली, अपने कंधे पर एक पुरानी टोकरी उठाए नंगे पैर मिट्टी में चलती जा रही थी। उस टोकरी में जिसमें लोग सब्जी या कपड़े भरते हैं, आज कुछ और था। नरम खुशबूदार फूल, जिनमें से कुछ गुलाब थे, कुछ मोगरा और कुछ चमेली। हर एक फूल सिर्फ एक सुगंध नहीं था, हर फूल एक उम्मीद थी। एक प्लेट खाने की, माँ के दवाई की, चूल्हे के लिए गैस की, और एक और दिन जीने की। मंदिर के सामने पहुंचकर अंजलि नीचे झुकती है। उसके हाथ फूलों से भर जाते हैं, पर आंखें बैंड होती हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस एक लंबे सांस के साथ कुछ मांगती है, शब्दों के बिना, जैसे उसकी रूह किसी और दुनिया से बात कर रही हो। तभी पीछे से एक तेज हॉर्न बजता है। एक काली चमकदार गाड़ी, जैसे किसी वीआईपी की हो, उस गाड़ी में घुस आती है। मिट्टी के बीच उस चमकती गाड़ी का होना ही कुछ अजीब लगता है। गली के लोग रुक जाते हैं, हवा थम जाती है, गाड़ी रुकती है, और एक आदमी बाहर निकालता है। सेफ्ट शर्ट, काला चश्मा, और कदम जैसे जमीन से ऊपर उठते हो। उसके पैर उसी जगह पड़ते हैं जहां अंजलि ने अपने फूल रखे थे। एक कदम, 2 कदम, और सारे फूल कुचले जाते हैं। मोगरा का दूध निकाल जाता है, गुलाबों की पंखुदियां मिट्टी में मिल जाती हैं। अंजलि एकदम से पीछे हट जाती है, जैसे किसी ने उसके सीने में लात मार दी हो। वो कुछ बोलती नहीं, पर उसकी आंखें भर आती हैं। छोटी सी उम्र में उसने कभी किसी को ठेसा नहीं दिया, फिर भी उसके सपनों को ऐसे कुचल दिया गया जैसे वो जमीन पर कीड़े हो। आदमी उसकी तरफ देखता भी नहीं, बस थोड़ा रुकता है और कहता है, अपनी यह गंदगी हटाओ रास्ते से। उसका आवाज न तीखा था, न ज्यादा उच्चा, लेकिन उसमें एक ऐसी तजलील थी जो चाकू की तरह दिल छिड़ देती है। गली में लोग खड़े हैं, कुछ हवलदार भी, कुछ दुकानदार, पर कोई कुछ नहीं बोलता। एक औरत ने अपने बच्चे को अपने से छिपा लिया, जैसे जिल्लत भी छिपा सकती हो। अंजलि धीरे से झुकती है और मिट्टी से अपने फूलों के टुकड़े उठाने लगती है। हर पंखुदी जैसे उसकी इज्जत हो, हर कली जैसे उसकी माँ की मुस्कान हो। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन आवाज एकदम चुपचाप। गाड़ी चली जाती है और सिर्फ एक चीज छोड़ जाती है, एक नंबर प्लेट, MH02 CR 1154। अंजलि इसे देखती है जैसे कोई मंत्रा हो, जैसे ये कुछ और कह रहा हो, जैसे ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक राज हो। वो नंबर उसकी आंखों में छुप जाता है, उसके सीने में उतर जाता है। तभी एक दुकानदार धीरे से कहता है, वो तो राजीव मेहरा था, बड़े आदमी हैं। राजीव मेहरा नाम जाने पहचाने सा लगता है, पर अंजलि के लिए यह नाम अब उसके फूलों के चीथड़ों से जुदा हो गया है। वो कुछ नहीं कहती, बस एक छोटा सा पंखुदी अपने हाथ में ले लेती है और चली जाती है वापस अपने छोटी सी झोपड़ी की तरफ। जिंदगी वैसी ही जारी है, लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था, और उस बदलाव की आहट सिर्फ अंजलि ने महसूस की थी। उस रात जब अंजलि अपने माँ के पांव दबा रही होती है, उसका मन एक ही सवाल से घिरा होता है, क्या मेरी माँ ने कभी किसी राजीव मेहरा का नाम लिया था? उसका दिल धड़कने लगता है, और तब वो नहीं जानती थी कि वो नंबर प्लेट उसकी माँ के गुजरे हुए कल से भी जुदा है, और कि उसके फूलों का कुचला जाना सिर्फ एक हादसा नहीं, एक तकदीर थी जो उसके सामने अभी खुलना बाकी था। अंजलि ने मंदिर के पास कुचले हुए फूलों के टुकड़े अपनी टोकरी में जमा किए थे, लेकिन उस रात वो सिर्फ पंखुदियां नहीं ले गई थी, वो एक सवाल ले गई थी जो उसके अंदर बार बार गूंज रहा था। घर का रास्ता उस दिन ज्यादा लंबा लगा।
आनंद नगर के छोटी सी गलियों के बीच उसका दिल भारी था। जब वो झोपड़ी के पास पहुंची तो देखा कि माँ बिस्तर पर पड़ी है, हमेशा की तरह थोड़ा सा झुककर, कंबाल के अंदर चिपकी हुई। राधिका की सांस फिर से भारी लग रही थी। उसकी छाती से खांसी का एक दार्दनाक आवाज निकाल रही थी, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। अंजलि ने बिना कुछ कहे टोकरी को एक तरफ रखा, फिर पानी का एक ग्लास भर के लाए और माँ के हाथों में दिया। राधिका ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर उसकी टोकरी की तरफ देखा। फूलों के टुकड़े मिट्टी से लगभग गंदे हो चुके थे, कुछ सुगाए थे, कुछ के रंग मिट चुके थे। उस नजरे में सिर्फ एक बात छुपी थी, कुछ बिखरा है, कुछ टूटा है। राधिका ने धीरे से अंजलि का हाथ पकड़ा। उसका सूखा हुआ हाथ थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा, लेकिन जैसे जवाब पहले से ही जानती हो। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन जुबान चुप थी। राधिका समझ गई थी। उसने अंजलि का हाथ अपने सीने के पास खींच लिया और कहा, जिंदगी में कभी कभी लोग फूलों को नहीं, सपनों को कुचलते हैं। शायद भगवान दिखाना चाहते हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। यह अल्फाज जिनमें दर्द छुपा था अंजलि के दिल तक जब पहुंचे, लेकिन उसी वक्त राधिका का चेहरा एकदम से बदल गया, जैसे किसी ने उसके पुराने जख्म फिर से खोल दिए हो। वो एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों का फोकस कहीं दूर था, किसी याद में। अंजलि ने पहली बार देखा कि माँ, जो हमेशा मुस्कुरा के उसकी छोटी छोटी तकलीफों का जवाब बन जाती थी, आज कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। उसने पूछा, माँ, आप इतना चुप क्यों हो गई? क्या आप उस आदमी को जानती थी? राधिका ने अपना चेहरा थोड़ा मोड़ लिया। आंखों में कुछ था, शर्म, दुख या कोई भोज, समझना मुश्किल था। फिर उसने कहा, कुछ बातें छुपाने से सब कुछ ठीक नहीं होता, पर कभी कभी छुपाना जरूरी होता है, किसी के भले के लिए। अंजलि अब चुप नहीं रह सकती थी। उसके मन में एक सवाल कब से ज्वाला बन चुका था। उसने सीधा पूछ लिया, माँ, मेरे पापा कौन हैं? यह सवाल जैसे हवा में लटक गया। राधिका ने लंबे वक्त तक कुछ नहीं कहा। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने बहुत धीरे से, जैसे हर लफ्ज उसके दिल से निकाल रहा हो, जवाब दिया, एक वक्त था जब मैं भी सपना देखती थी, एक जिंदगी का, एक प्यार का। एक आदमी था, राजीव मेहरा। उस वक्त ना वो नेता था ना अमीर, बस एक लड़का था जो अच्छे सपने दिखा सकता था। अंजलि का सांस रुक गया। उसने कहा, राजीव मेहरा, वो ही जिसने मेरे फूल कुचाले। राधिका ने आंखें बैंड कर ली, जैसे उस नाम से ही उसका दाढ़ गहरा हो गया हो। हाँ, उसने कहा, वो तुम्हारा पिता है। अंजलि के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जिस आदमी ने उसकी आंखों के सामने उसकी इज्जत कुचाली, वही उसका पिता था। ये सच था या कोई सपना? राधिका ने उसके हाथ को जोर से पकड़ा। मैं उसे प्यार करती थी अंजलि, लेकिन जैसे ही उस पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि वो तैयार नहीं है। उसने कहा कि उसका करियर इंपॉर्टेंट है, और फिर उसने मुझे छोड़ दिया, अकेली। मैं दिल्ली आई, एक नए नाम के साथ, ताकि तू उसके बिना भी जी सके। अंजलि चुप थी। सिर्फ उसके दिल में एक आग जल रही थी। एक तरफ वो चाहती थी कि यह सब झूठ हो, दूसरी तरफ एक कसक थी, उस आदमी ने क्यों नहीं चाहा उससे मिलना? क्या एक बेटी सिर्फ तब तक प्यारी होती है जब तक वो पैदा ना हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजीव मेहरा जानता था कि उसकी बेटी जिंदा है, यहाँ है और उससे मिलने के लिए तड़प रही है? राधिका ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तू यह जाने, पर आज तू बड़ी हो गई है। अब तू सच्चाई से भाग नहीं सकती। बस याद रख, वो तेरा बाप हो सकता है, लेकिन तू मेरी बेटी है, और मैंने तुझे उस प्यार से पाला है जो किसी नाम की मोहताज नहीं होती। अंजलि ने सिर्फ इतना कहा, मैं उससे एक बार देखना चाहती हूं, बस समझना चाहती हूं कि क्यों क्यों किसी ने मुझे कभी अपना नहीं कहा। उस रात राधिका ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो अकेली मुस्कुरा रही थी, अंजलि के पास रखी, जैसे कह रही हो, अब तू अपना रास्ता खुद चुने। रात भर अंजलि सोती नहीं। उसके मन में एक कसम थी, ये कोई बदला नहीं था, ये तलाश थी, एक पहचान की, एक सच्चाई की, और एक रिश्ता था
जिसे दुनिया ने छुपा दिया था, लेकिन जिसे वो अब छोड़ने को तैयार नहीं थी। सुबह का वक्त था, लेकिन अंजलि के लिए रात जैसे अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने माँ के चेहरे को देखा जो अब भी थोड़ा बेचैन लग रहा था, जैसे कल रात के लफ्जों का बोझ अब भी उसकी सांस पर था। राधिका अब ज्यादा कुछ नहीं कह रही थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वो कुछ हार गई हो या फिर जैसे कुछ छोड़ने का वक्त आ गया हो। लेकिन अंजलि के लिए कुछ अभी शुरू हुआ था। एक नाम, एक चेहरा, एक राज, सब कुछ उसके मन में आग बनकर जल रहा था, और उस आग का रोशनी बन जाना अब उसका जुनून था। उस दिन स्कूल से वापस आते वक्त जब अंजलि चन्नी चौक के रास्ते से निकाल रही थी, उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी। एक चमकदार रंगीन पोस्टर, सेफ्ट कुर्ता और कला बंद गाला कोट पहने एक आदमी की तस्वीर। आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर मुस्कान, और नीचे लिखा था, राजीव मेहरा, एक वचान का आदमी। अंजलि के पैर एक पल के लिए रुक गए। आंखों ने तस्वीर को झपट लिया, जैसे वो उस पल को समेट लेना चाहती हो। उसकी सांस अंदर ही अंदर रुक गई थी। उसने पोस्टर के नीचे लिखे लफ्जों को देखा, परिवार, न्याय, सम्मा। ये लफ्ज उसके जख्म पर नमक की तरह गिर रहे थे। क्या यही था वो आदमी जिसे उसकी माँ इतने दिनों तक छुपाती रही? क्या यही था वो चेहरा जिसे कल तक वो सिर्फ एक अजनबी समझती थी और आज उसके खून का हिस्सा था? अंजलि ने आगे बढ़कर अपना हाथ पोस्टर के कोना में रखा, जैसे उस तस्वीर में कुछ महसूस करना चाहती हो। उसकी उंगलियों के नीचे से पोस्टर का कच्चा कागज चिपक गया था, लेकिन उसके अंदर एक भयानक ख्याल चिपका हुआ था। यह आदमी दुनिया के सामने एक परिवार प्रिय नेता था, लेकिन उसकी माँ के लिए एक भूल दिया गया सपना। उसने वो पोस्टर फाड़ कर नहीं निकाला, बस ध्यान से देखा, लंबे समय तक। फिर एक पल में उसने अपनी कॉपी से एक पन्ना निकाला और पोस्टर का स्केच बनाने लगी। उस आदमी का चेहरा, उसकी आंखें, उसके कंधे की तील, सब कुछ। घर आके माँ को दिखाने के लिए। शाम को जब अंजलि घर पहुंची तो राधिका पहले से ही चिंता में लग रही थी। अंजलि ने स्केच उसके सामने रखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, अब तो सिर्फ एक जवाब चाहिए था। राधिका ने एक पल के लिए तस्वीर देखी, फिर आंखों में आंसुओं का एक गहरा दरिया उभर आया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने हाथों से स्केच को उठाया, उसे देखा और बाहर जाकर दीवार के कोने में बैठ गई। अंजलि पीछे पीछे चली गई। कुछ देर बाद राधिका ने सिर्फ एक लाइन में सब कुछ कह दिया, हाँ यही है, राजीव मेहरा तुम्हारा पिता है। अंजलि के अंदर कुछ टूट गया और कुछ बान भी गया, एक वाचन, एक इरादा। उस रात राधिका चुप रही, पर अंजलि के अंदर एक तूफान था। उसने आज पहली बार महसूस किया कि दुनिया में सच इतना भारी हो सकता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। उसने माँ की आंखों में देखा, वो आंखें जो उसके हर दर्द को समझ जाती थी, आज खुद कुछ कह नहीं पा रही थी। अंजलि ने दिल में एक प्रतिज्ञा ली, मैं उससे नहीं गिराने जा रही। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि उसने क्यों मुझे नहीं चाहा। यह सपना किसी बड़ले का नहीं था, ये एक पहचान की तलाश थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे किसी और के नाम से जानें। वो चाहती थी कि वो उस सच तक पहुंच जाए जहां अपना असली रूप दिखाई दे। अगले कुछ दिन अंजलि राजीव मेहरा के पोस्टर्स पर ध्यान देने लगी। हर चौक, हर गाली, हर रिक्शा के पिछले हिस्सों में वो एक ही चेहरा देख रही थी। कभी लगता जैसे राजीव उसे देख रहा है, कभी लगता जैसे पूरी दुनिया उसका मजाक बना रही है। पर एक चीज उसके अंदर गहराती जा रही थी, हिम्मत। उसने एक नए रास्ते के बारे में सोचा। उसने राजीव मेहरा के रैलीज और स्पीचेस के पोस्टर्स पढ़े। वो हर जगह जाने लगी जहां वो नेता अपनी पारिवारिक मूल्यों की बात करता। अंजलि एक छोटी बच्ची थी, उसकी मासूमियत ही उसका बचाव थी। लोग उसे देखकर मुस्कुराते, पर किसी को नहीं पता था कि उसकी आंखों में अग्नि है। वो एक रैली में घुस जाती, चुपचाप पीछे से सुनती। दूसरी बार वो वॉलंटियर्स के साथ बैठ जाती। उसने कभी हाथ नहीं उठाया, कभी शोर नहीं किया, सिर्फ देखा, सिर्फ समझा, सिर्फ याद रखा हर एक झूठ को, हर एक मुस्कान को, हर एक न्याय वाले शब्द को। और तब उसके अंदर एक बीज बो दिया गया था, उसी फूल का बीज जिसे राजीव मेहरा ने कभी कुचल दिया था। शायद राजीव भूल गया था कि फूल कुचले जा सकते हैं, लेकिन उनका बीज कभी नहीं मरता। अंजलि अब तैयार थी, ट्रस्ट न बदला लेने के लिए, न रोती हुई पहचान के लिए, बल्कि एक सच्चाई के लिए जो कभी किसी
दीवारों पे पोस्टर नहीं बन पती, वो सच्चाई जो आंखों में दर्द के साथ जलती है। और अनांद नगार में एक छोटी सी लड़की ने एक नेता की तस्वीर को सिर्फ पोस्टर के रूप में नहीं, अपने इतिहास के रूप में देखना शुरू कर दिया था। भारत नगार के बाजार में दोपहर का वक्त था। गर्मी इतनी थी कि सड़कों पर मिराज सा बांध गया था। अंजलि अपनी टोकरा में कुछ बचे खुचे फूल लेकर एक कोना छांट रही थी। वो अब फूल नहीं, खामोश अर्जियन बेच रही थी। हर रुपए की अहमियत अब उसके लिए सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर एक कॉइन उसकी माँ की सांस से जुड़ी थी। बीच बाजार में लोग चल रहे थे, भाव-तव कर रहे थे, लेकिन अंजलि जैसे उस भीड़ में भी अकेली थी। तभी एक औरत ने उसे दूर से देखा। साड़ियों की एक दुकान के सामने खड़ी, एक गहरी नीली साड़ी में लिपटी, एक पढ़ी लिखी, तेज नजर वाली औरत। उसका चेहरा किसी राजनीतिक पोस्ट या टीवी डिबेट से पहचाना सा लगता था। उसकी आंखें किसी खबर से ज्यादा एक कहानी धुंध रही थी। और तभी उसका नजर अंजलि पर जा टिकती है। वो औरत धीरे से अंजलि के पास आई। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडा पानी की बोतल उसके सामने रखी और मुस्कुराकर पूछा, ये फूल तुम्हारा है? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया और बोतल को पकड़ते हुए कुछ संकोच से कहा, माँ के लिए बेचती हूँ, दावा लेना है। और कुछ कहने से पहले ही उसकी आंखें फिर से भर आई। वो औरत झुकी, उसकी टोकरा के पास बैठी और बोला, तुम फूल तो बेचती हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ और है, जैसे तुम किसी और चीज का बोझ उठाए हो। अंजलि ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ पैसे नहीं कमा रही, मैं अपने सवालों का जवाब भी ढूंढ रही हूं। उसका चेहरा एक पल को ठहर गया, जैसे एक पत्थर पे पानी की बूंद पड़ी हो। उस औरत का नाम था सविता शर्मा, एक प्रसिद्ध पत्रकार जो बदामियों के झूठ एक्सपोज करती थी और उन कहानियों के पीछे जाती थी जिसे दुनिया छुपाना चाहती थी। अंजलि ने जब उससे राजीव मेहरा का नाम लिया तो सविता का चेहरा एकदम से सूख गया। उसने नर्म लेकिन गहरी आवाज में कहा, उस नाम के साथ बहुत सारे भटके हुए सच जुड़े हैं, पर तुम्हारी कहानी उनमें सबसे खास लगती है। अंजलि ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसने अपनी माँ के बारे में बताया, कैसे वो बीमार है, कैसे राजीव मेहरा ने कभी उसका नाम नहीं लिया, कैसे उसने अंजलि के सपनों को कुचल दिया, बिना पहचाने कि वो उसकी ही बेटी थी। सविता चुप हो गई। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, पर यह तुम्हारी माँ का फैसला होगा। मैं बिना उसकी इजाजत के कुछ भी नहीं छपूंगी। उस रात सविता शर्मा अंजलि के घर पहुंची। छोटी सी झोपड़ी, एक कमरा, एक चूल्हा, एक बिस्तर और एक माँ जो जिंदगी के हर दिन से लड़ाई लड़ रही थी। राधिका ने सविता को देखा तो पहले तो अनजानी सी चिंता थी उसकी आंखों में, लेकिन जब अंजलि ने उसका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, माँ इस बार चुप रहना हमें तोड़ रहा है, तो राधिका ने अपनी आंखें बैंड कर ली। सविता ने बिना प्रेशर किए बस बातें शुरू की। हर सवाल के बीच लंबी खामोशी थी। राधिका हर लफ्ज में अपना एक टुकड़ा खोना जैसे महसूस कर रही थी। लेकिन जब उसने अंजलि के चेहरे की तरफ देखा तो उसके अंदर एक पुरानी माँ जाग गई, जो कभी हर दर्द से लड़ने को तैयार थी, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। उसने एक पुराना डब्बा निकाला जिसमें कुछ चिट्ठियां थी। उनमें से एक पीले कागज पर लिखी एक पुरानी चिट्ठी, राजीव के हाथ की लिखाई में, मैं तैयार नहीं हूं राधिका, तुम समझ जाओगी, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। उस चिट्ठी के पीछे एक तारीख लिखी थी, वो तारीख जब राधिका ने उसे अपने माँ बनने के बारे में बताया था। और एक और चिट्ठी थी जिसमें राजीव ने साफ तौर पर लिखा था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस बच्चे से बांध लोगी तो तुम गलत हो। सविता ने चिट्ठी हाथ में ली। उसकी आंखें गहराई में जाकर रुक गई। ये सबूत है, यह वो सच है जो राजीव मेहरा छुपाना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, कई औरतों का सच भी है। राधिका ने लंबे समय तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, न पैसा न इंसाफ, सिर्फ मेरी बेटी को पता हो कि वो कौन है, ये काफी है। सविता ने उसके हाथ पकड़े और कहा, आपका सच अब सिर्फ आपका नहीं रहा, यह एक आवाज बनेगा, पर पहला कदम आपकी इजाजत से होगा। राधिका ने सिर हिला दिया। आंखों में दर्द था, लेकिन पहली बार एक सुकून भी था। उस रात अंजलि ने माँ के पैर दबाते हुए सविता को जाते देखा। उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उसके फूलों के टुकड़ों से एक नई कहानी का बीज बो दिया हो।
एक कहानी जो सिर्फ उसकी नहीं थी, जो सबकी थी। और फिर एक फूल जो कभी कुचाल दिया गाया था, अब खुद अपने खिलने का समय चूंता जा रहा था। दिल्ली के एक शांत से कोने में, आनंद नगर की गलियों के बीच, एक वीडियो ने छोटी सी तूफान की बुनियाद रख दी थी। सविता शर्मा ने अपने न्यूज रूम के एक कोने में बैठकर अंजलि के फूलों को जमीन से बटोरते हुए चुपचाप रिकॉर्ड किया था। वीडियो में कोई सेंसेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, कोई ड्रामेटिक एंगल नहीं था। बस एक लड़की थी जिसे दुनिया इग्नोर करती थी, झुककर अपने कुचले हुए फूलों को मिट्टी से उठाते हुए। उसके हाथों का कांपना, उसकी आंखों का खामोश डार्ड और उस मिट्टी में मिलता उसका सम्मान, यह सब कुछ इस वीडियो में था, बिना किसी शब्द के। सविता ने यह वीडियो एक सिंपल कैप्शन के साथ अपलोड किया। वो सिर्फ फूल बेचती थी, लेकिन उसे रास्ते की गंदगी कहा गया। उसने किसी का नाम नहीं लिया, किसी राजनैतिक पार्टी का जिक्र नहीं किया, पर वीडियो ने वो कर दिया जो कई रैलीज, आर्टिकल्स और पिटिशंस नहीं कर पाए थे। उसने दिल छू लिया। 24 घंटे के अंदर अंदर वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए। भारत के कोने कोने में लोग उस छोटी लड़की के लिए लिखने लगे, यह तो मेरी बेटी जैसी है, किसी माँ ने कमेंट किया। मुझे इसकी आंखों ने रुला दिया, एक जवान लड़के ने लिखा। इमोशनल और पॉलिटिकल दोनों हलके में हलचल मच गई। पर जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था, वो राजीव मेहरा की तरफ से आया। उसने एक ऑफिशियल बयान जारी किया जिसमें लिखा था, मैं इस घटना से परिचित नहीं हूं। मुझे याद नहीं कि कभी किसी लड़की के फूल कुचाले हों। शायद किसी ने मेरी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया है। उसकी बात में ना दुख था, ना स्वीकार, सिर्फ एक सुखद समर्पण था, जिसमें उसने खुद को बिल्कुल अलग रखने की कोशिश की। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में यादीन और सबूत जल्दी मिल जाते हैं। किसी ट्विटर यूजर ने वीडियो में दिखी नंबर प्लेट का क्लोजअप स्क्रीनशॉट डाला, MH02CR4। दूसरे ने उस नंबर को क्रॉस चेक किया गवर्नमेंट के व्हीकल पोर्टल से, और साबित हो गया ये कर राजीव मेहरा के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। ये एक स्पार्क था जिसमें से आग निकालनी बाकी थी। लोगों ने पूरा इंटरनेट खंगाल दिया। राजीव के स्पीचेस, उसकी रैलीज, उसकी पुरानी वीडियोस सब स्क्रूटिनाइज होने लगे। मीडिया ने इस केस को द फ्लावर गर्ल वीडियो नाम दे दिया। प्राइम टाइम शोज में एंकर चलाने लगे। ये वही राजीव मेहरा हैं जो परिवार और समन की बात करते हैं। कुछ चैनल्स ने उस बचाने की कोशिश की, कहते रहे बचपन की फूल भी तो माफ की जा सकती है। लेकिन जनता की आंखें अब खुल गई थी, और सबसे पहला प्रश्न था, अगर यह लड़की झूठ बोल रही होती तो यह वीडियो इतना सच क्यों लगता। अंजलि घर में चुपचाप थी। उसने वीडियो वायरल होते देखा, लोगों के रिएक्शन पढ़े, पर उसका चेहरा कभी नहीं बदला। उसने माँ से सिर्फ इतना कहा, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे बस एक सच्चाई चाहिए। राधिका अब और ज्यादा बीमार हो गई थी। वीडियो ने उसकी पुरानी यादों के जख्म फिर से खोल दिए थे। उसका तन कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका मन मजबूत। अब उसके अंदर भी एक सुकून था कि उसकी बेटी अकेली नहीं थी, पूरा देश उसके साथ था। तभी राजीव मेहरा ने दूसरा कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसमें डर था, गुस्सा था और ईगो था। उसने सविता शर्मा के खिलाफ एक लीगल नोटिस भेज दिया। कैरेक्टर डेफेमेशन, मलिशियस इंटेंट और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इमेज। उसने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को धमकी दी, यह वीडियो हटाओ वरना कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ चैनल्स डर गए, कुछ वीडियोस डिलीट कर दिए गए, लेकिन ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे जगह पर वीडियो शेयर होता रहा, और अब वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आंदोलन बन गया था। सविता ने कभी पहले डर नहीं माना था, और इस बार भी नहीं माना। उसने मीडिया के सामने आकर कहा, यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यह उन सब बच्चों की कहानी है जिनका बचपन कुचल दिया जाता है। और तब उसने एक और कदम उठाया, उस चिट्ठी की फोटोकॉपीज जिसमें राजीव ने राधिका की प्रेगनेंसी की जानकारी को मना किया था, उन्हें स्कैन करके डिजिटल आर्काइव में अपलोड कर दिया। सारे सबूत अब ऑनलाइन थे। सफ लिखाई में राजीव का नाम, और उसकी राजीव की टीम अब घबरा गई थी। पर राजीव अभी भी समझ रहा था कि यह सब एक टेम्पररी वेव है और जनता जल्दी भूल जाती है। उसने सोचा, एक और हफ्ता, फिर नए मुद्दे, नए चक्कर, यह लड़की भी भूल जाएगी, दुनिया भी। लेकिन उसने एक बात नहीं समझी थी, यह लड़की कोई कैंपेन नहीं चला रही थी। यह लड़की तो सिर्फ एक सच को पकड़कर चल रही थी। उसके पैर छोटे थे, लेकिन इरादे हिमालय जैसे थे।
उस रात अंजलि ने मां के पांव दबाते हुए एक नया विचार सोचा। अगर उसने मुझे एक जगह कुचला था तो मैं उसी जगह यू से अपने होने का सबूत दूंगी। उसके मन में एक प्लान बन रहा था, एक प्लान जो किसी बचपन के बड़ले का नहीं था। ये एक सच्चाई के सामने आने का योजना था। एक फूल जो कभी जमीन पे कुचला गया था अब किसी स्टेज के बीच खिलने जा रहा था। अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी। ना तो अंजलि ने फूल की टोकरी उठाई, ना बाजार के लिए निकली। राधिका की तबीयत और भी ज्यादा नाजुक लग रही थी। उसकी सांस में लगातार रुकावट थी और आंखों में एक थकान जो सिर्फ तन की नहीं मन की भी थी। अंजलि उस पानी पिला रही थी जब किसी ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। बाहर जाके देखा तो कोई था नहीं, सिर्फ एक छोटी सी लाल लिफाफा जिसे दूर से कोई डाल गया था। उस पर न किसी का नाम न एड्रेस, बस एक चमकदार गोल्डन मुहर लगी थी। अंजलि ने लिफाफा खोला। अंदर एक चमकदार कार्ड था। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राजीव मेहरा फाउंडेशन की फिलैंथ्रोपिक सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रवेश सबके लिए मुफ्त। नीचे लिखा था, स्थान लीला पैलेस बॉलरूम, शाम 5 बजे। कार्ड देखते ही अंजलि ने समझ लिया ये इनविटेशन नहीं, एक सिग्नल था। शायद एक छुपी धमकी या एक ऐसा मंच जहां कुछ बड़ा होने वाला था। उसने मां को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। राधिका ने उसका हाथ पकड़ के उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ समझ गई हो लेकिन कहना नहीं चाहती थी। जहां जा रही हो अपने आप को मत खोना, उसने सिर्फ इतना कहा। अंजलि ने हाँ में सिर हिलाया और मां के पांव छूकर चली गई। अपने पास जो सबसे अच्छा सलवार था, एक हल्का सपीला कपड़ा जिसमें एक छोटी सी दाग थी, उसे पहना। बालों को कस कर बांधा और एक मुरझाई सी चमेली की कली उसमें लगाई। फिर छोटी सी डायरी जिसमें सविता ने चिट्ठी की कॉपीज रख कर दी थी, उसे अपने झोला में डाल लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह डर का धड़कन नहीं था, यह सच को सामने रखने का धड़कन था। लीला पैलेस की रोशनियों से सजती शाम में बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा हो रहा था। राजीव मेहरा स्टेज पर चढ़कर बड़े गर्व के साथ बोल रहा था, बचपन बचाओ, महिला सम्मान और संवेदनशील समझ, यही है हमारे विकास का मूल मंत्र। हर लफ्ज पे ताली बजती थी। एक ऐसे आदमी की ताली जो अपने चेहरे पर इतना बड़ा मास्क पहने था कि असली रूप किसी को दिखे ही नहीं। अंजलि पीछे की कॉलमों के बीच चुपके से खड़ी थी। उसकी आंखें उस आदमी के हर हरकत को पढ़ रही थी, जैसे हर झूठी मुस्कान उसके दिल में छुरी चला रही हो। लेकिन उसने अपना सांस संभाला। हर पल के साथ उसके पैर और मजबूत हो रहे थे। जब राजीव अपनी स्पीच के अंतिम भाग में था और पूरी ऑडियंस खुशी से ताली बजाने को तैयार थी, तब अंजलि ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने सीधे स्टेज तक जाना ठीक नहीं समझा। वो एक सिक्योरिटी गार्ड के पास गई। उसके हाथ में एक ब्राउन एनवलप थमा दिया, उसी चिट्ठी का असली कॉपी जिसमें राजीव ने राधिका की प्रेगनेंसी स्वीकार करने से इनकार किया था। गार्ड ने पहले तो शाक से देखा, लेकिन अंजलि के धीत नजर ने उससे मजबूर कर दिया। उसने एनवलप स्टेज के उस एड़े को दिया जो राजीव को समय बताता था। वो एनवलप जाते जाते राजीव के हाथ में पहुंचा। उसने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ एनवलप खोला, लेकिन जैसे ही उसने पहला लाइन पढ़ा, उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। अंजलि ने दूर से देखा, पहली बार उस आदमी के चेहरे पर मास्क गिरता हुआ। उसकी आंखों में घबराहट, हाथों में चंचलता और स्टेज पर एक छुपी सी हलचल। राजीव ने तुरंत चिट्ठी को 2 टुकड़े में फाड़ दिया। ऑडियंस कुछ समझ नहीं पाई। उसने मिक पकड़कर हंसते हुए कहा, कुछ पर्सनल पेपर्स थे, इरेलेवेंट। पर स्टेज के पीछे एक और तस्वीर बन रही थी। सविता शर्मा, एक अनोनिमस दर्शक बनकर ऑडियंस में घुसी थी, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसने चिट्ठी के स्कैन की हुई कॉपीज पहले ही न्यूज रूम्स को भेज दी थी। ऑडियंस में कुछ लोग चुप हो गए थे। राजीव का चेहरा अब भी स्पीच मोड में था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वो जानता था यह बारिश सिर्फ बूंदों की नहीं थी, यह आंधी बनने वाली थी। अंजलि स्टेज के इतने पास आ गई थी कि उसके और राजीव के बीच सिर्फ एक टेबल का फासला था। उसने कुछ नहीं कहा, न रोई न चिल्लाई। सिर्फ उसके हाथों में एक पुरानी पंखुड़ी थी, वही फूल की कली जो उस दिन कुचली गई थी। उसने उसे अपने हाथ में घुमाया, एक पल के लिए देखा और फिर नीचे गिरा दिया। राजीव ने आंखें चुरा ली। उसके सामने उसका ही सच खड़ा था, छोटी सी
लेकिन उसके सबसे बड़े झूठ से ज्यादा दमदार। उस रात जब लोग घर जा रहे थे, किसी ने एक दूसरे से पूछा, वो लड़की कौन थी? कोई कह रहा था किसी एनजीओ की थी, कोई कह रहा था उसकी आंखों में तो पूरा देश था। पर किसी को यह नहीं पता था कि उस रात एक फूल ने अपने कुचले जाने की कहानी को एक क्रांतिकारी कहानी बना दिया था। दिल्ली की हवा उस रात असहज थी, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, पर किसी खामोश तूफान से भरी हुई। राजीव मेहरा का नाम चारों तरफ गूंज रहा था, लेकिन पहली बार किसी प्रशंसा के साथ नहीं, बल्कि एक सवाल के साथ। क्या वो वाकई उतना ही सच्चा था जितना उसने जनता को दिखाया था? कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारें उस सुबह चमकाई गईं, कैमरे ठीक से सेट किए गए और राजीव के चेहरे पर वही बनावटी आत्मविश्वास पोता गया जो वह सालों से मंच पर पहनता आ रहा था। टाई बिल्कुल सीधी थी, बाल करीने से संवरे हुए और पीछे स्क्रीन पर चमकते शब्द, सच की आवाज। वो मंच पर आया, कुछ सेकंड रुककर गहरी सांस ली और बोले, मैं यहां खड़ा हूं, एक झूठ के खिलाफ अपनी लड़ाई में। उसने कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बच्ची फूल उठाते दिखी, वो भ्रामक है और राजनीतिक चालबाजी है। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं उस लड़की को नहीं जानता और ना ही उस महिला से कोई संबंध रहा है जिसका नाम लिया जा रहा है। ये साजिश है, मेरे चुनाव अभियान को खराब करने की एक संगठित कोशिश। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रेस दीवारों की तरह खामोश लेकिन भीतर से सवालों से भरी हुई। एक पत्रकार ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन सर, कार की नंबर प्लेट वीडियो में साफ दिख रही है, MH02CR YL84, क्या वह आपकी नहीं है? राजीव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब गड़बड़ थी। जी, वह मेरी पुरानी गाड़ी थी, कई बार उसे दूसरों ने भी इस्तेमाल किया है, मैं वहां नहीं था। इस जवाब से भी जब संतोष नहीं हुआ और प्रेस लगातार राधिका जी की चिट्ठी की बात करती रही, तो राजीव ने उस चिट्ठी को भी फर्जी दस्तावेज कह दिया। उसके शब्द थे, जिस दस्तावेज की बात की जा रही है उसे कभी मैंने नहीं लिखा, ऐसी कोई चिट्ठी मेरे द्वारा नहीं दी गई, यह एक झूठा प्रपंच है। उसकी बातें बोलने की शैली में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखें डर में कांप रही थीं। प्रेस में मौजूद लोग समझ चुके थे कि यहां सिर्फ शब्द हैं, सच्चाई नहीं। और ठीक उसी समय देश के कोने कोने में मोबाइल स्क्रीनों पर एक और वीडियो चलने लगा, साविता शर्मा द्वारा जारी की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें राधिका जी की टूटी हुई लेकिन साफ आवाज सुनाई देती है। राजीव ने कहा था, तुम अपने पास रख लो, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उसने कहा था कि यह बच्चा उसके करियर के आड़े आएगा, और मैंने चुपचाप उसे जाने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसका नाम बिना प्यार के मिले। इस रिकॉर्डिंग ने जैसे पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया। वो आवाज किसी अभियान की नहीं थी, वो एक मां की थी, जो थक चुकी थी लेकिन झुकी नहीं थी। और लोगों ने महसूस किया कि यह सिर्फ अंजलि की कहानी नहीं थी, ये उस हर लड़की की कहानी थी जिसे समाज ने, सत्ता ने या किसी ताकतवर आदमी ने खामोशी में दबा दिया था। सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, छोटे शहरों की गलियों में लड़कियों और औरतों ने अपनी कहानियां बतानी शुरू कर दी। कोई कहती थी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पर मैं चुप रही। कोई कहती थी, अगर वो बोल सकती है तो मैं भी बोलूंगी। और धीरे धीरे अंजलि की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल होने लगी, वो जिसमें वो मंदिर के बाहर फूल बटोर रही थी, पीछे धूल, सामने गिरी हुई पंखुड़ियां और उसके हाथ कांपते हुए। लेकिन अंजलि इस सब से दूर अपनी मां के पास बैठी थी। राधिका जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, उनके चेहरे पर झुर्रियों से ज्यादा थकावट थी और आंखों में अब सिर्फ एक ही चिंता, क्या ये लड़ाई मेरी बेटी को तोड़ देगी? एक रात जब टीवी पर राजीव की झूठी सफाई चल रही थी, राधिका जी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने जो किया सही किया, पर बेटी अब खुद को बचाओ। ये लड़ाई किसी और के नाम के लिए मत लड़ो, तुम्हारा नाम ही तुम्हारी ताकत है। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ मां का हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखा, जैसे वादा कर रही हो कि अब लड़ाई बदले की नहीं बल्कि सम्मान की होगी। वो जान चुकी थी कि अब राजीव नहीं बल्कि उसकी खुद की आवाज ही सबसे बड़ा जवाब थी। दूसरी ओर राजीव के ऑफिस में हड़कंप मच गया था। सलाहकार कह रहे थे, हमें मामला दबाना होगा, माफी मांगनी चाहिए।
कुछ कह रहे थे, अगर अब भी झूठ पर टिके रहे तो सियासी जमीन खिसक जाएगी। लेकिन राजीव अड़ा हुआ था, मैं झुकूंगा नहीं। ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसे नहीं पता था कि उसने जिसे सड़क की लड़की समझा था वो अब एक तूफान बन चुकी थी। और ये तूफान न तो किसी माफी से रुकेगा न किसी झूठ से थमेगा। दिल्ली की दोपहर फिर से एक बार तप रही थी, लेकिन उस तपिश से ज्यादा भारी था वो सन्नाटा जो राधिका जी के कमरे में फैला हुआ था। उनकी सांसें अब एक क्रम में नहीं थीं, लंबी, टूटी और थकी हुई। हर एक सांस ऐसा लग रहा था मानो वो एक लंबा सफर तय करके लौटी हो। अंजलि उनके सिरहाने बैठी थी, एक गीले कपड़े से माथा पोंछती हुई, और हर कुछ मिनट में पानी की चम्मच उनके होंठों तक ले जाती थी। लेकिन अब राधिका जी का शरीर मानो इस दुनिया से थक गया था। साविता शर्मा इस हालात को समझ रही थी, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते उसे पता था कि अब उसे सिर्फ संवेदनशील नहीं, रणनीतिक भी होना पड़ेगा। उसे एक ऐसी जगह जाना था जहां सच्चाई दबी थी, एक ऐसे शहर में जहां राजीव मेहरा ने अपने बीते हुए पन्नों को दफना दिया था। और उस शहर का नाम था लखनऊ। लखनऊ की गलियां अंजलि जैसी लड़कियों की कहानियों से भरी पड़ी थीं। साविता ने उस पुराने बंगले का पता निकाला जहां राजीव मेहरा अपने युवावस्था के दिनों में रहा करता था। पुराने पड़ोसी या तो मर चुके थे या डर के मारे कुछ कहते नहीं थे। लेकिन एक आदमी ने दरवाजा खोला, उम्र करीब 70 के आसपास, सफेद मूंछें, कमर झुकी हुई, लेकिन आंखों में अब भी यादों का उजाला था। उसका नाम था रमेश, राजीव का पुराना माली। साविता ने उसे तस्वीर दिखाई, राधिका जी की, अंजलि की और वो पुरानी चिट्ठी। रमेश ने एक लंबी सांस ली और बोला, मैं जानता था ये दिन एक दिन आएगा। मैंने उस लड़की को आते देखा था। हर शनिवार दोपहर के वक्त वो फूल लेकर आती थी और राजीव साहब के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। लेकिन एक दिन अचानक सब बंद हो गया। साविता ने पूछा, क्या कभी कोई कागज, चिट्ठी या कोई सबूत देखा आपने? रमेश ने घर के पीछे के स्टोर रूम की ओर इशारा किया। एक बार राजीव साहब कुछ पुरानी किताबें छोड़ गए थे, मैंने उन्हें कभी नहीं छुआ, लेकिन आज शायद जरूरत है। उस कमरे में धूल और दीमकों की बदबू थी। लकड़ी की अलमारी की तीसरी दराज में एक किताब निकली, भविष्य का नेता, राजनीति के सिद्धांत, और उसके बीच में बहुत संभल कर रखा हुआ एक पुराना लिफाफा था। उसके अंदर एक चिट्ठी थी, वही हस्तलिपि, वही आक्रामक शब्द, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लूंगा राधिका। मेरी जिंदगी मेरे सपनों की है और तुम्हें समझना होगा कि तुम अब उसमें फिट नहीं होती। उसके साथ एक फोटो भी थी, राजीव और राधिका एक गार्डन के कोने में, दोनों हंसते हुए। राधिका जी के पेट पर हल्की सी सूजन साफ दिख रही थी। साविता के हाथ कांप गए। ये सिर्फ सबूत नहीं था, ये एक चुप्पी की चीख थी। दिल्ली लौटते हुए उसकी आंखें नम थीं। वो जानती थी कि ये सब किसी अखबार की हेडलाइन नहीं, बल्कि एक बेटी की पहचान की तलाश का जवाब था। उसी रात जब अंजलि मां के पास बैठी थी, साविता ने फोन पर धीरे से कहा, मैं लौट आई हूं और तुम्हारे पास अब सिर्फ सवाल नहीं है, जवाब भी हैं। लेकिन उस रात अंजलि ने जवाबों से ज्यादा मां की आंखों में शांति खोजी। राधिका जी ने बिना बोले उसका हाथ थामा। वो कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शब्द अब आवाज बनने में असमर्थ थे। उन्होंने सिर्फ अंजलि की हथेली में कुछ रखा, एक सिकुड़ा हुआ गुलाब का फूल, वही जो उन्होंने कभी राजीव को दिया था। अगले दिन साविता ने दस्तावेजों को पूरे देश के प्रमुख मीडिया हाउसों को भेजा। वो तस्वीर, वो चिट्ठी, सब कुछ। अगले 24 घंटे में इंटरनेट पर आग लग गई। अब कोई शक नहीं रहा था, अब जनता को छल्ला नहीं जा सकता था। कुछ चैनल्स ने अपनी जुबान बदली और पहली बार बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर लिखा गया सच्चाई जो राजीव मेहरा ने छुपाई। लेकिन इस सब के बीच अंजलि अब भी वही थी, मंदिर के बाहर बैठी, चुपचाप फूलों को सहेजती हुई। पर इस बार लोग उसे देखकर कुछ नहीं कहते थे। कुछ श्रद्धा से सिर झुकाते, कुछ गिलानी से देखते और कुछ मौन से। एक बूढ़ी औरत ने पास आकर कहा, तू वही है ना जिसकी कहानी टीवी पर चल रही है? बेटी, तूने बहुत हिम्मत दिखाई है। अंजलि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फूलों को फिर से सजाने लगी। लेकिन अब वो फूल बस बिकने के लिए नहीं थे, वो अब सच्चाई के प्रतीक बन चुके थे।
और उस रात पहली बार राधिका जी ने नींद में मुस्कुराया। सावन का महीना था, लेकिन अंजलि के जीवन में किसी हरियाली की जगह सिर्फ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। राधिका जी की तबीयत अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उनका शरीर बहुत कुछ झेल चुका था। समय, अकेलापन, गरीबी और हाल ही में आई सच्चाई की वह आंधी जिसने उनका हर रेशा झकझोर दिया था। दवाइयों का असर अब कम होता जा रहा था और उनकी सांसें उखड़ती चली जा रही थीं। लेकिन उनके चेहरे पर अब वो बेचैनी नहीं थी, जैसे कोई औरत अपनी यात्रा के अंत को पहचान चुकी हो और अब उसका डर नहीं रहा। उस शाम, जब बाहर बारिश की पहली बूंदें मिट्टी से टकरा रही थीं, राधिका जी ने अंजलि को पास बुलाया। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थीं। छत पर पुराना पंखा आवाज करता हुआ घूम रहा था, लेकिन उस पल वह सब कुछ रुक सा गया। राधिका जी ने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आंसू में डर नहीं था, बल्कि एक मां की आखिरी चेतावनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, तू जीत गई बेटी, अब उस जीत को बोझ मत बनने देना। तू अब जो चाहे बन सकती है, लेकिन पहले वादा कर कि तू नफरत को रास्ता नहीं देगी। अंजलि ने उनका हाथ कसकर थामा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब उसके गालों को भिगोने लगे थे। मां, मैं सिर्फ सच्चाई चाहती थी, पर वो सच्चाई हमें बहुत तोड़ गई। क्या आपने कभी चाहा था कि मैं उसे ढूंढूं? राधिका जी कुछ देर चुप रहीं, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तू अपना बचपन मेरी अधूरी कहानी में खो दे। मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी आदमी के नाम से पहचानी जाए, लेकिन तू मेरी आशा से भी बड़ी निकली। तू टूटती नहीं, झुकती नहीं, फूल की तरह नहीं, पेड़ की तरह खड़ी रही। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से एक छोटा सा कपड़े का रूमाल निकाला। उसमें कुछ बंधा हुआ था, एक चांदी की छोटी सी चेन जिसमें एक कमल का फूल जड़ा था। राधिका जी ने वो चेन अंजलि की हथेली में रखी। ये तेरे जन्म के बाद मैंने बनवाया था। मैं चाहती थी कि जब तू बड़ी हो तो जान सके कि तू किसी से कम नहीं है। ये तेरी पहचान है, उस प्यार की जो नाम के बिना भी पूरा था। अंजलि ने वो चेन अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी, जैसे उसमें उसकी मां की आखिरी सांसें बंद थीं। लेकिन उसी पल राधिका जी की सांसें और भी धीमी हो गईं। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें धुंध थी। अंजलि ने डॉक्टर को फोन किया, पर फोन उठाने से पहले ही उसने समझ लिया था कि वक्त फिसल चुका है। उस रात जब साविता घर पहुंची, अंजलि फर्श पर बैठी थी, मां का सिर गोद में रखे हुए। आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। साविता ने चुपचाप जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। जब अंजलि ने बोलना शुरू किया तो आवाज टूटती हुई थी। मां चली गई, लेकिन उन्होंने कहा था माफ कर देना। उन्होंने कहा था कि माफ करने में ताकत होती है। साविता की आंखें भी नम थीं। उसने अपने हाथों से राधिका जी का चेहरा धीरे से ढंका और एक गहरा प्रण लिया कि अब अंजलि को सिर्फ कहानी नहीं बनाना है, बल्कि उसकी कहानी को आवाज देना है, दुनिया तक पहुंचाना है। अगले ही दिन साविता ने अपने नेटवर्क के जरिए एक लाइव इंटरव्यू सेट किया। नाटकीय नहीं, बल्कि सच्चाई से भरा हुआ। अंजलि पहली बार कैमरे के सामने आई। उसके चेहरे पर अब भी मां के वियोग की छाया थी, लेकिन आंखों में एक नई जिद थी। जब उससे पूछा गया, अगर आप आज राजीव मेहरा के सामने खड़ी होती तो क्या कहती? अंजलि ने लंबी चुप्पी के बाद जवाब दिया, मैं कहती, आपने मुझे नहीं अपनाया, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं छोड़ा। आपने मुझे मिटा देने की कोशिश की, लेकिन मैं मिटने नहीं आई थी, मैं खिलने आई थी। मां ने कहा था कि माफ करना ताकत है, तो हाँ, मैं आपको माफ करती हूं। लेकिन याद रखिए, मैं आपकी भूल नहीं, आपकी सबसे बड़ी सच्चाई हूं। ये वाक्य जब प्रसारित हुआ तो देश भर में जैसे एक मौन आहट हुई। कोई जोरदार तालियां नहीं, कोई नारे नहीं, बस एक गहराई से भरा हुआ सन्नाटा जिसमें लाखों आंखें गीली हो गईं। उस रात अंजलि ने मां की चिता के पास बैठकर एक वादा किया, मैं अब फूल नहीं बेचूंगी मां, मैं अब फूल उगाऊंगी, और हर उस लड़की के लिए जो खुद को मिट्टी में दबा हुआ समझती है, मैं एक बगीचा बनाऊंगी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, एक बेटी की पलकों से भी बह रही थी, जो अब बेटी नहीं रही थी, अब वो मां की इच्छा बन चुकी थी। दिल्ली के उस हिस्से में जहां पहले सिर्फ चुनावी नारों की गूंज हुआ करती थी,
अब एक अनकही खामोशी फैल चुकी थी। पोस्टरों से मुस्कुराता चेहरा अब उतर चुका था। दीवारें खाली लगने लगी थीं और जहां कभी राजीव मेहरा जिंदाबाद के नारे लगते थे, वहां अब लोग सिर्फ नजरें चुराकर गुजर जाते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। एक आखिरी कोशिश की जा रही थी, एक आखिरी सभा, एक आखिरी भाषण, एक आखिरी झूठ। राजीव मेहरा ने एक बड़े मैदान में सभा आयोजित की थी। वहां सुरक्षा चाक चौबंद थी, प्रेस मौजूद थी। स्टेज पर बैनर चमक रहे थे, नया विश्वास, नया भारत। मीडिया में यह प्रचार किया गया कि आज राजीव जनता से माफी मांगेंगे और शायद फिर से उनका भरोसा जीत पाएंगे। कईयों ने सोचा था कि वो झुकेंगे, कुछ सच्चाई स्वीकार करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने मैदान भरा था, उनमें से अधिकांश को पैसे दिए गए थे, हाथ में फूलों की टोकरियां नहीं, बल्कि पहले से तैयार प्लेकार्ड थे। स्टेज पर चढ़ते समय राजीव का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी उसी घमंड से लिपटी हुई थी। मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई, एक बच्ची को सामने लाकर मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन मैं यहां इसलिए नहीं आया कि मैं झुक जाऊं। मैं यहां आया हूं क्योंकि मुझे अपने देश पर विश्वास है और मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर फिर से विश्वास करें। मंच के नीचे खड़े लोग चुप थे। किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई मुस्कुराया नहीं। और फिर कुछ पल बाद भीड़ में से एक औरत ने धीरे से अपनी टोकरी जमीन पर रख दी। उसके बाद एक बच्चा आया, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति। एक एक कर सैकड़ों लोग फूलों की टोकरियां लेकर सामने आए और बिना एक शब्द कहे उन्हें मंच के नीचे रख दिया। हर फूल एक सच्चाई था, हर टोकरी एक सवाल। राजीव की आंखें झपकने लगीं। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। मंच पर खड़े उसके सहायक पीछे हट गए। कैमरे चालू थे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और मंच के नीचे जमीन पर अब सैकड़ों फूल रखे जा चुके थे। जूही, गुलाब, मोगरा, कमल, हर वो फूल जिसे अंजलि ने कभी जमीन से बटोरते हुए उठाया था। तभी भीड़ चुपचाप एक तरफ हो गई। वहां खड़ी थी अंजलि, सादी सी सफेद सलवार कमीज में, बाल बंधे हुए और हाथ में सिर्फ एक फूल। वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी, न कोई डर। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न शिकवा, बस एक शांत ताकत, जैसे कोई सत्य अपने पैरों से चलकर झूठ के दरवाजे तक पहुंचा हो। राजीव उसे आता देख सिहर गया। उसके होंठ थरथराने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। अंजलि सीधे मंच के पास पहुंची और एक खाली कुर्सी के सामने खड़ी हो गई। वो कुर्सी जो शायद आज तक सिर्फ नेताओं के लिए आरक्षित थी। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा फूल निकाला, वही एक फूल जो उस दिन मंदिर के सामने कुचला गया था। उसने वो फूल उस खाली कुर्सी पर रखा। कुर्सी पर नहीं, राजीव के हाथ में नहीं, किसी माइक पर नहीं, सिर्फ उस जगह पर जहां अब कोई बैठने के काबिल नहीं बचा था। तभी भीड़ ने एक साथ ताली बजाई, लेकिन वो तालियां जोरदार नहीं थीं। वो किसी विजय की घोषणा नहीं थीं। वो थीं मौन में डूबे हुए सम्मान की आवाज, जैसे कोई कह रहा हो, अब बहुत हो चुका। राजीव ने खुद को असहाय महसूस किया। उसके पीछे खड़ी टीम ने एक एक कर मंच छोड़ना शुरू कर दिया। स्टेज लाइट अब उतनी तेज नहीं थी और कैमरे उसके चेहरे को बिना फिल्टर दिखा रहे थे, थका हुआ, खोखला और उजड़ा हुआ। भीड़ अब चलने लगी, लेकिन कोई भी नहीं बोला। किसी ने नारे नहीं लगाए, कोई कैमरे के लिए नहीं रुका। लोग बस अपने फूल वहीं छोड़कर निकल गए, जैसे कोई पुराने मंदिर में मन्नत पूरी होने के बाद चुपचाप दिया रखकर चला जाता है। अंजलि भी मुड़ी, बिना पीछे देखे। उसके पैरों में अब थकावट नहीं थी, उसके कंधों पर अब नाम का बोझ नहीं था। अब वो सिर्फ अंजलि थी, एक लड़की जिसने अपनी मां के टूटे शब्दों से सच्चाई को जोड़ा था। एक लड़की जिसने फूलों से एक क्रांति खड़ी कर दी थी। एक लड़की जिसने किसी को हराकर नहीं, बल्कि खुद को पहचान कर जीत हासिल की थी। मंच पर अब सिर्फ राजीव बचा था और उसके चारों ओर बिखरे हुए फूल। जमीन पर पड़े हर फूल उसकी झूठ की एक परत था, जो अब जनता की आंखों में दिख रही थी। और शायद यही सबसे बड़ा अंत था। बिना चिल्लाहट, बिना हिंसा, बिना बदले, सिर्फ फूलों की खामोशी में
राजीव मेहरा के मंच से उतरने के बाद दिल्ली की फिजा में एक गहरा बदलाव महसूस किया गया। जैसे कोई पुरानी दीवार गिर गई हो और उसके पीछे छिपी सच्चाई हवा में घुल गई हो। लेकिन इस सच्चाई का शोर नहीं था, ये शांति थी जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में बस रही थी। फूलों से सजी वो जमीन अब एक विरोध का प्रतीक नहीं रही, वो एक संदेश बन गई थी। अगले दिन सुबह के अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जो छापा वो असाधारण था। जब एक बच्ची ने झूठ से बड़ा साहस दिखाया, फूलों ने किया वो काम जो भाषण नहीं कर सके, और सबसे ज्यादा साझा किया गया शीर्षक, वो आई, उसने कहा, कुछ नहीं, लेकिन सब समझ गए। उसी दिन दोपहर में एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के टॉक शो में अंजलि को बुलाया गया। कार्यक्रम का नाम था सच की आवाज। साविता शर्मा साथ में थीं, लेकिन उन्होंने स्टूडियो में पीछे बैठना चुना, जैसे मां की तरह अंजलि को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हो। बिना उसके रास्ते में आए कैमरे चालू होते ही स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। एक हल्की रोशनी में अंजलि की आंखें झिलमिलाईं। थकान की नहीं, बल्कि एक गहरी परिपक्वता की वजह से। एंकर ने पहला सवाल पूछा, अंजलि, अगर आज राजीव मेहरा आपके सामने बैठे तो आप उनसे क्या कहेंगी? अंजलि ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया। उसका स्वर धीमा था, लेकिन उसकी हर बात सीधे लोगों के सीने में उतरती जा रही थी। मैं उनसे यही कहती कि मैं बदला लेने नहीं आई थी। मैंने आपसे कुछ नहीं छीना, बस अपना नाम मांगा था, वो भी किसी कागज पर नहीं, अपने मन के भीतर। अब मैं जानती हूं मुझे नाम की जरूरत नहीं है। मैं मां की बेटी हूं, और वो नाम मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती थी, सिर्फ उनकी ममता दे सकती थी। सहसा स्टूडियो में बैठे दर्शकों की आंखें भर आईं। कोई ताली नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ, बस एक सामूहिक मौन ने उस क्षण को पवित्र बना दिया। फिर एंकर ने पूछा, और जो फूल आपने मंच पर रखे उनका क्या मतलब था? अंजलि ने बहुत सहजता से जवाब दिया, वो फूल गवाही थे, नारे नहीं थे। उन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस दिखाया कि कैसे हम किसी को कुचल कर भी उसके अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। फूलों को मसल देने से उनकी खुशबू नहीं मरती, बस वो हवा में बिखर जाती है। और मेरी मां की खुशबू अब इस दुनिया में फैल चुकी है। इस जवाब ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लाखों लोगों ने उस वीडियो को साझा किया। स्कूलों, कॉलेजों और छोटे गांवों तक में लोग उस साक्षात्कार को देख रहे थे। शिक्षकों ने उसे नैतिकता की कक्षा में दिखाना शुरू कर दिया। कई एनजीओ ने अंजलि को कर्मवीर और साहस की प्रतिमा जैसे उपनामों से सम्मानित किया। लेकिन अंजलि इन तमगों से प्रभावित नहीं हुई। उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वो चैन था जो अब मां की तस्वीर देखते समय उसके भीतर पैदा होता था। उसी शाम साविता ने एक विशेष कॉलम लिखा अपने अखबार के लिए। शीर्षक था, पत्थर के आदमी और फूलों की लड़की। उसने लिखा, राजीव मेहरा सत्ता का प्रतीक थे, एक ऐसा चेहरा जो मुस्कान में झूठ और वाणी में खोखलापन छिपाकर जिया करता था। लेकिन अंजलि, वो सिर्फ एक बच्ची थी। उसके पास पैसे नहीं थे, मंच नहीं था, कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी। फिर भी उसने एक ऐसी गूंज पैदा की जो पूरे देश में फैल गई, बिना चिल्लाए, बिना हिंसा के, सिर्फ एक फूल रखकर। यह लेख देश के 7 प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ। कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों ने भी इस कहानी को प्रकाशित किया। बीबीसी, अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स ने द फ्लावर गर्ल ऑफ दिल्ली शीर्षक से रिपोर्ट की। लेकिन इस सब के बीच अंजलि उसी तरह रोज सुबह उठती, मंदिर जाती और फूलों की टोकरी सजाती। अब न बेचने के लिए, बल्कि बच्चों को सिखाने के लिए कि फूलों को कैसे बोया जाता है, कैसे सींचा जाता है। एक दिन जब वो बच्चों के साथ मिट्टी में कमल के बीज रोप रही थी, एक महिला आई, झुकी हुई, आंखों में थकान पर हाथों में चमेली की एक माला। उसने अंजलि के पास आकर एक फूल लिया और कहा, तू आशा बेचती है बिटिया, पैसे से बड़ी चीज। अंजलि मुस्कुराई। उसने बिना कुछ कहे उस महिला की हथेली में एक और फूल रख दिया। ये उसकी मां की सीख थी, देना बिना गिनती के, मुस्कुराना बिना कारण के। और शायद यही उस क्रांति की सबसे सुंदर परिणति थी, जहां बदले की जगह क्षमा थी और घृणा की जगह सुगंध। आनंद नगर की गलियां अब वैसी नहीं रहीं जैसी पहले थीं। पहले जहां सुबह सुबह लोगों की आवाजों में थकावट और रोजी रोटी की चिंताएं छुपी होती थीं,
अब वहीं किसी गली के मोड़ पर बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। किसी दीवार पर किसी नेता का चेहरा नहीं, बल्कि रंग बिरंगे हाथों से बनाए गए फूलों के चित्र थे। वहां अब नारे नहीं लगते थे, न झूठे वादे। वहां अब बस मिट्टी थी, बीज थे और उम्मीदें थीं। और इस उम्मीद की जड़ में खड़ी थी अंजलि। राजनीतिक गलियारों में राजीव मेहरा का नाम अब इतिहास के हाशिए में चला गया था। आखिरी भाषण के बाद वह सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब हो गया। उसकी पार्टी ने उसे दरकिनार कर दिया। मीडिया ने उसकी खबरें छापनी बंद कर दीं, और जिन लोगों ने कभी उसके झूठ को सच मान लिया था, उन्होंने अब उसकी बातों को याद करना भी छोड़ दिया था। लेकिन अंजलि ने न तो उसे खोजा, न कोई सवाल बचा रखा। उसने वही किया जो उसकी मां ने उससे वादा लिया था। उसने अपनी कहानी को नफरत में नहीं, निर्माण में बदला। राधिका की मृत्यु के बाद अंजलि ने फूल बेचना बंद कर दिया था, लेकिन फूलों से उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। मंदिर के बाहर बैठने की जगह अब वह हर सुबह आनंद नगर के एक सूने मैदान में जाती थी। वो जगह जहां पहले कबाड़ फेंका जाता था। टूटी प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर और टूटी कुर्सियां पड़ी रहती थीं। वहां की मिट्टी सख्त थी, लेकिन अंजलि जानती थी कि सबसे सख्त जमीन में सबसे खूबसूरत जड़ें पनपती हैं। उसी जगह उसने एक छोटी सी पट्टी लगाई, एक लकड़ी का बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था, फूल घर, बच्चों के लिए मां की याद में। शुरुआत में कुछ बच्चे आए, कुछ संकोच के साथ, कुछ उत्सुकता से। अंजलि ने उन्हें फूलों के नाम बताने शुरू किए, कैसे मिट्टी तैयार की जाती है, बीज कैसे बोए जाते हैं, कैसे हर दिन थोड़ी थोड़ी देखभाल से एक छोटी सी पत्तियां निकलती हैं, और कैसे वो एक दिन फूल बन जाती हैं। उसे देखकर धीरे धीरे और बच्चे जुड़ने लगे। फिर कुछ औरतें भी आईं, जिनके पति ने उन्हें घर के बाहर जाने से मना किया था, जिनकी बेटियों को स्कूल भेजना कभी सवाल बन चुका था। वे भी अब फूलों की मिट्टी में अपनी बात कहने लगीं। एक दिन साविता शर्मा फिर से आई। इस बार कैमरा उसके हाथ में नहीं था, बस एक पुरानी डायरी थी, जिसमें वो पिछले कुछ महीनों से अंजलि पर लेख लिखती आ रही थी। वो दूर से देखती रही, कैसे अंजलि बच्चों को समझा रही थी कि गुलाब को धूप चाहिए होती है, लेकिन चंपा को ज्यादा नहीं। कैसे वो हर बच्चे से उसका पसंदीदा फूल पूछती और फिर कहती, तू वैसा ही है, अलग लेकिन पूरा। साविता की आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन इस बार दुख की नहीं, किसी नर्म गर्व की। उसने अंजलि से पूछा, अब आगे क्या? तुम्हारा संघर्ष तो पूरा हो गया, अब क्या करोगी? अंजलि ने एक पल सोचा, फिर बोली, मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीती। मेरी मां ने मुझे फूलों से जोड़ी थी, और अब मैं उन्हीं फूलों से और बेटियों को जोड़ूंगी। जिनके पास नाम नहीं है, हम उन्हें पहचान देंगे। जिनके पास जमीन नहीं, हम उनके लिए बगीचा बनाएंगे। धीरे धीरे फूलघर सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक विचार बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए इस बगीचे को देखने। छोटे एनजीओ ने फंडिंग शुरू की, गांवों से लोग आए और बोले, हमारे यहां भी ऐसा बनाइए। और अंजलि ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि अब उसका सपना सीमित नहीं था। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, क्या तुम अपने पिता को अब भी याद करती हो? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें माफ कर चुकी हूं, लेकिन मैं उन्हें रोज याद नहीं करती, क्योंकि मेरे पास उन्हें याद करने से बड़ी जिम्मेदारी है। वो बच्चियां जो अब मेरे पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या मैं उन्हें भी फूल वाली दीदी बना सकती हूं, मैं बस इतना जानती हूं, जो लोग हमें नाम नहीं देते, हमें उनकी परछाई में नहीं जीना चाहिए। हमें अपनी रोशनी खुद बनानी पड़ती है। उस रात अंजलि ने मां की आखिरी चिट्ठी पढ़ी, वो जो उसने कभी साविता को नहीं दी थी। उसमें लिखा था, अगर कभी तू इतनी बड़ी हो जाए कि लोग तुझसे डरने लगे, तो उन्हें अपनी आवाज से नहीं, अपने फूलों से बदलना। तू मेरी बच्ची है, और फूल कभी किसी से डरते नहीं, वे बस हर मौसम में खिलना जानते हैं। चिट्ठी पढ़कर अंजलि ने आसमान की ओर देखा। बारिश की पहली बूंद गिरी, और मिट्टी की वो भीनी खुशबू फिर से जिंदा हो गई।